हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 30 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, एनवीएस फर्स्ट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो जो एनवीएस फर्स्ट सैटेलाइट है ये लॉन्च किया है इसरो ने। किसने दोस्तों? इसरो ने। तो इसरो ने कहां से लॉन्च किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और जो एनवीएस फर्स्ट सैटेलाइट है यह नेविगेशन सैटेलाइट है और इसको GSLV F-12 के नाम से भी जाना जाता है। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद जो हमारा नाविक नेविगेशन सिस्टम है वो और मजबूत होने वाला है। नाविक नेविगेशन सिस्टम उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से GPS काम करता है, यानी लोकेशन का पता लगाना। दोस्तों, जो एनवीएस फर्स्ट सैटेलाइट है इसे GSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है और जो नाविक सैटेलाइट सिस्टम है इससे हमारी सेना जो है वो दुश्मनों के सटीक ठिकाने का पता लगा सकती है, यानी कि जो हमारी सेना है वो और मजबूत होने वाली है और दुश्मन के ठिकाने का सही पता लगाया जा सकता है नाविक नेविगेशन सिस्टम से। दोस्तों, इसके अलावा नेविगेशन सर्विस भी हमारी मजबूत होने वाली है इस सैटेलाइट की लॉन्च होने से। दोस्तों, यहां पर कुछ शब्द आए थे जिनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे नाविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और CNSA का फुल फॉर्म होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो CNSA है ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। बात करते हैं इसरो की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और ये अपने जो सैटेलाइट है ये लॉन्च करती है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप इस लेक्चर का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। दोस्तों, आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है स्टडी कर ऑफिशियल, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सभी आपको उपलब्ध है वहां पर। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट भी मिलता है, तो आप टेस्ट भी जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण PDF हैं वो सभी उपलब्ध हैं। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये दामोदर मोजो को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कुछ और नाम है, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। तो गीतांजलि श्री को 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्राप्त हुआ था। अनुराधा राय को 2022 का अंग्रेजी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। इसी प्रकार बद्री नारायण को हिंदी में 2022 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए बात करते हैं दोस्तों दामोदर मोजो की। तो वो किस राज्य से रिलेटेड हैं? गोवा से रिलेटेड हैं। किस भाषा के लेखक हैं? तो वह कोंकणी भाषा के लेखक हैं। और दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2022 के लिए और वह गोवा के दूसरे व्यक्ति बने हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इससे पहले 2008 में रविंद्र केलेकर को यह पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों, दामोदर मोजो का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है कर मेलिन, तो उसे 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। दोस्तों, यह केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है और ऐसे लेखकों को दिया जाता है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में मलयालम कवि G शंकर कुरुप को। इसके अलावा 2019 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी में यह पुरस्कार दिया गया था, यानी अंग्रेजी के
अमिताभ घोष पहले लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके अलावा 2021 की बात करें तो नीलमणि फुकन को यह पुरस्कार दिया गया था और नीलमणि फुकन जो हैं असमिया के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 29 मई को मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, शांति मेरे साथ शुरू होती है, यानी पीस बिगिन विथ मी। अब यह दिवस कब अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा? तो 2002 में अपनाया गया था। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो शांति मिशन चलाया जाता है तो 29 मई 1948 को पहला शांति मिशन स्थापित किया गया था। तो इसी की याद में इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत के 3 शांति सैनिकों को डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और इन 3 सैनिकों के नाम क्या हैं? शिशुपाल सिंह और संबाली राम बिश्नोई और इसके अलावा सब्बर ताहिर अली। इन 3 लोगों को दोस्तों, इन 3 सैनिकों को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस भी डिस्कस करते हैं। तो विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को, इसके अलावा विश्व एड्स टीका दिवस 18 मई को और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 18 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो उत्तर प्रदेश हॉकी के द्वारा 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता गया है और इसका फाइनल मुकाबला हुआ था बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने ओडिशा हॉकी संघ को हरा करके यह खिताब जीता है। इसके अलावा हरियाणा ने मध्य प्रदेश को हरा करके तीसरा स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर ओडिशा, तीसरे स्थान पर हरियाणा। बात आई है हॉकी की, तो बात करते हैं हॉकी इंडिया की। तो हॉकी इंडिया भारत में हॉकी का संचालन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। कौन है दोस्तों? दिलीप तिर्की। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो उड़ीसा ने भारतीय हॉकी टीम की स्पॉन्सरशिप को 2033 तक बढ़ाने का अभी हाल ही में फैसला किया है। तो जो उड़ीसा राज्य है वो भारतीय हॉकी टीम का स्पॉन्सर है और वो 2033 तक स्पॉन्सर रहेगा। जापान की टेबल टेनिस स्टार है कसुमी इशिकावा, तो अभी उन्होंने टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके अलावा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा गीत कौन बना है? तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा गीत बना है श्री रामचरितमानस। कौन बना है दोस्तों? श्री रामचरितमानस। तो वाराणसी के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने श्री रामचरितमानस को 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड तक गाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि ने श्री रामचरितमानस को विश्व का सबसे लंबा गीत बना दिया है। दोस्तों बात करते हैं श्री रामचरितमानस की, तो यह अवधी भाषा में है और इसको श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित किया गया है और यह 16वीं शताब्दी का महाकाव्य है। इसे तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं श्री रामचरितमानस किस पर आधारित है, इसके नायक कौन है? तो भगवान श्री राम जो हैं इसके नायक हैं। अगला प्रश्न है, 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो कोजी याकुसो को मिला है। दोस्तों बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की, तो यह फ्रांस में आयोजित किया जाने वाला फिल्म फेस्टिवल है और इसका पहला आयोजन हुआ था 1946 में। और 2022 की बात करें तो कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत आधिकारिक सम्मान वाला देश बना था। 1946 में फिल्म नीचा नगर पाम डी ओर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी। ठीक है, फिल्म का नाम जरूर याद रखिएगा, नीचा नगर। और ये जो पाम डी ओर है इसे दोस्तों हमारे यहाँ भारत में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल के विजेता डिस्कस करते हैं। तो पाम डी ओर यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को, जिसके निर्देशक हैं जस्टिन ट्रिट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है मर्व दिजदार को
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है कोजी याकुसो को। अगला प्रश्न है, अगली जनगणना फॉर्म में कितने धर्मों के विकल्प होंगे? तो दोस्तों जो अगली जनगणना होनी है उसमें कितने धर्मों के विकल्प होंगे, यानी कितने धर्म होंगे जिसके विकल्प होंगे? तो 6 धर्म होंगे जिसके विकल्प होंगे। वो कौन कौन से धर्म हैं? हिंदू और मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन। इनके अलावा कोई भी धर्म का ऑप्शन नहीं रहेगा। देखिए कई समुदाय जो हैं धर्म को जोड़ने की मांग कर रहे थे, जैसे लिंगायत समुदाय, और इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जो सरना धर्म है उसको एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग कर रहे थे। लेकिन जो अगली जनगणना होगी उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन को ही शामिल किया जाएगा। भारत की पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्णन हरिहर शर्मा किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो वह कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। दोस्तों कर्नाटक बैंक ने श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। बात करें अगर हम कर्नाटक बैंक की, तो कर्नाटक बैंक लिमिटेड को 18 फरवरी 1924 को शामिल किया गया था और 23 मई 1924 को इसने अपना कारोबार शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा मंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, 2023-24 के लिए सीआईआई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दिनेश को सीआईआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2023-24 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सीआईआई को भारतीय उद्योग परिसंघ बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं चंद्रजीत बनर्जी, और यह भारत में एक अनुकूल विकास वातावरण बनाए रखने की दिशा में काम करता है और यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो यूपीएससी सदस्य के रूप में अभी हाल ही में सुमन शर्मा ने शपथ ली है। जय कुमार एस पिल्लई आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक बने हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हर्ष जैन बने हैं। आरएन जयप्रकाश भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर के गोविंद राज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत को किस देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? तो नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। तो नेपाल सरकार ने अभी हाल ही में भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की मंजूरी दी है। दोस्तों जो एसजेवीएन है वह लोअर अरुण विद्युत परियोजना को विकसित करेगा। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी हाल ही में नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। इसके अलावा म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने अभी हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन करुणा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहां पर नेपाल की लोकेशन देखते हैं। ये है नेपाल की लोकेशन और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं और राष्ट्रपति कौन हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, भारत की नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? दृश्यम 2 को मिला है। मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट में पुरुष कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? एच.एस. प्रणॉय ने जीता है। भारतीय सेना द्वारा सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 किन राज्यों की पश्चिमी सीमा पर आयोजित किया गया है? राजस्थान और पंजाब। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है? पटना। किस देश में दिवाली को सरकारी छुट्टी घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है? अमेरिका में। भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? आर.एन. जयप्रकाश। संजय विजय कुमार गंगापुरवाला किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? मद्रास हाईकोर्ट के। कौन सा राज्य अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करेगा? हिमाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा की है? किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो वह तंजानिया की यात्रा पर गए हैं। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ योजनाएं, अभियान और मिशन डिस्कस करेंगे जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना सरकार की योजना है। भारत टैप पहल आवास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। सांस सामाजिक जागरूकता अभियान कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
स्वनिधि से समृद्धि योजना आवास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। अवसर या अवसार योजना विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और स्कूल चलो अभियान अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कल के क्वेश्चन के आंसर की। तो आप सभी ने इसका आंसर सही बताया है। कल के क्वेश्चन का आंसर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिएगा। आज का क्वेश्चन है एनवीएस फर्स्ट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।